हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आरबीएससी बोर्ड राजस्थान बोर्ड के 2020 में जो एग्ज़ाम हुई थी हमारी केमिस्ट्री की, उसका पेपर और उसका पूरा सॉल्यूशन हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। वन बाई वन सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम शुरू कर रहे हैं सेक्शन 1 को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 13 तक हम विद सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, है ना। उसके बाद में अपन सेक्शन बी देखेंगे, उसके बाद में सेक्शन सी और डी देखेंगे। सही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आया था चैप्टर फर्स्ट से ही, काय केंद्रित संरचना में संकुलन दक्षता का मान लिखिए। तो जो बीसीसी हमारी यूनिट सेल होती है, उसके अंदर जो पैकिंग एफिशिएंसी संकुलन दक्षता होती है, उसकी वैल्यू कितनी होती है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें हमें डायरेक्ट वैल्यू लिखनी है, इसको निकाल के नहीं बताना है। बीसीसी के अंदर कितनी होती है, इसका आंसर क्या होगा 68%। ऐसे अगर हम बात करें सिंपल क्यूबिक की, तो सिंपल क्यूबिक के अंदर होता है आपका कितना 50। सिंपल क्यूबिक के अंदर अगर हम देखें तो सिंपल क्यूबिक जो होती है हमारी सरल घनी है, उसके अंदर कितनी होती है 52.4। ऐसे एफसीसी की बात करें अपन, कायक केंद्रित, तो ये हो गई 68। फलक केंद्रित एफसीसी की बात करें तो इसके अंदर होती है आपकी 74% होती है आपकी संकुलन क्षमता। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो फर्स्ट चैप्टर से बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, परासरण की परिभाषा लिखिए। तो परासरण की परिभाषा सेकंड चैप्टर से सॉल्यूशन वाले से आई है ना। परासरण क्या होता है? परासरण कम सांद्रता वाले विलयन से विलायक के अणुओं का अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः प्रवाहित होना परासरण कहलाता है। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपने इस तरह से किसी पात्र के अंदर 2 सॉल्यूशन हैं, आपके 2 विलयन हैं, और दोनों विलयनों को आपने क्या कर रखा है, इस अर्ध पारगम्य झिल्ली से क्या कर रखा है, इनको अलग अलग कर रखा है। तो 2 विलयन हैं आपके, तो उस अर्ध पारगम्य झिल्ली से क्या होगा, आपका कम सांद्रता वाले विलयन से विलायक के अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर क्या करेंगे, स्वतः प्रवाहित होंगे। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम परासरण कहते हैं। और अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होती है? अर्ध पारगम्य झिल्ली हमारी वो झिल्ली होती है जिससे केवल विलयन के अंदर से विलायक के अणु ही आपके क्या करते हैं, प्रवाहित होते हैं। विलय के कण आपके उससे अलग नहीं होते, मतलब उसमें से प्रवाहित नहीं होते हैं। ठीक है। तो ये आपकी होती है अर्ध पारगम्य झिल्ली की विशेषता। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है हमारा चैप्टर 3 से, कैडमियम निकल संचायक सेल पर होने वाली कैडमियम निकल संचायक सेल में एनोड पर होने वाली अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण। तो जो हमारा वेस्टर्न सेल है कैडमियम निकल सेल, उसके अंदर एनोड पर कौन सी रिएक्शन होती है, उसको पूछा गया। हमें केवल एनोड पर बतानी है। तो एनोड पर दोस्तों क्या होता है, हमारा एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है ना। और एनोड पर इस कैडमियम निकल सेल के अंदर कैडमियम का ऑक्सीकरण होता है। कैडमियम सॉलिड होता है आपका, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Cd+2 में चला जाता है ना। इसको बोलते हैं अपन ऑक्सीडेशन। तो कैडमियम निकल सेल के अंदर एनोड पर कैडमियम का ऑक्सीकरण होता है। कैडमियम 0 से कैडमियम+2 में जाता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है इसने, इसको बोलेंगे हम कैडमियम का ऑक्सीकरण। तो एनोड पर ये रिएक्शन हो गई आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 4th, विद्युत अपघटन का फैराडे का प्रथम नियम लिखिए। विद्युत अपघटन का फैराडे का प्रथम नियम लिखिए। तो फैराडे का प्रथम नियम क्या बोलता है देखिए अपन अभी। देखो, फैराडे का प्रथम नियम होता है आपका, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कैथोड तथा एनोड पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा आवेश की मात्रा के समानुपाती होती है। ठीक है। तो जब हम किसी विद्युत अपघट्य के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें क्या होता है, एनोड होता है आपका एक तो, और एक होता है कैथोड। तो उस कैथोड और एनोड पर जो विलयन लिया था उसमें से आपके पदार्थ एनोड और कैथोड पर मुक्त होते हैं, ठीक है, निक्षेपित होते हैं। तो जो मात्रा है निक्षेपण की वो डिपेंड करती है आपकी किस पर, आवेश की मात्रा के समानुपाती होती है। तो हम कह सकते हैं W, ये क्या है आपकी निक्षेपित होने वाली मात्रा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, Q के। Q क्या है यहाँ पर, आवेश है। अब देखिए यहाँ पर ये समानुपाती का जो चिन्ह है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, इसको हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट लाया यहाँ पर Z।
तो डब्ल्यू हो गया आपका इक्वल टू जेड क्यू। अब हम जानते हैं कि जो क्यू आवेश होता है आपका वो क्या होता है आई इंटू टी। आई क्या है यहाँ पर विद्युत धारा और टी क्या है समय। ठीक है, तो फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू जेड आई टी। क्यू की वैल्यू हमने इसमें पुट की तो फर्स्ट फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आता है मेन वो ही होता है डब्ल्यू इक्वल टू जेड आई टी। यहाँ पर डब्ल्यू है पदार्थ की मात्रा और क्यू है आपका क्या आवेश और आई क्या है आपकी इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा और टी है आपका टाइम। यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी क्या जेड। जेड क्या है आपका विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ये क्या है एक नियतांक है। ठीक है, तो इस तरह से आपको फैराडे का नियम पूछा गया था फिर हम उसको हमने देखो एक एक नंबर के इनमें कुछ ज़्यादा नहीं लिखना है हमको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका कोलाइड विलयन बनाने की विद्युतीय परिक्षेपण विधि का नामांकित चित्र बनाइए। तो हमें विद्युत परिक्षेपण विधि जो है ब्रेडिंग आर्क विधि उसका क्या बनाना है चित्र बनाना है। तो सिंपल सा इसका चित्र है। देखिए इसमें चारों तरफ तो क्या होती है आपकी बर्फ़ होती है, ये बर्फ़ है। ठीक है, उसके अंदर आपका प्रक्षेपण माध्यम होता है ये, इसमें किसी विलायक को क्षार के साथ लिया जाता है और ये है आपका विद्युत आर्क जिस पर उच्च विभव के दो इलेक्ट्रोड होते हैं कैथोड और एक एनोड। ये किसका चित्र हो गया आपका विद्युतीय परिक्षेपण विधि का, है ना। एग्जाम में हर बार एक दो डायग्राम पूछे जाते हैं, या तो इस चैप्टर से पूछता है या फिर वो पूछता है आपसे जो आपका 6th चैप्टर है धातु कर्म वाला, वहाँ से कोई ना कोई विधि का चित्र पूछता है। उसके बाद एक बहुत ही आसान क्वेश्चन आपका पूछा गया है, वो क्या है वो देखते हैं। वो है आपका जो निकल NiCO4 में Ni की ऑक्सीकरण अवस्था, निकल का एक आपका क्या है कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर हमें क्या बतानी है आपको इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट NiCO4 कैसे निकालेंगे। कोई भी कॉम्प्लेक्स में जब भी हमें केंद्रीय धातु परमाणु का क्या निकालना ऑक्सीडेशन स्टेट, उसको क्या मानते हैं हम X मानते हैं। और उसके अंदर जितने भी लिगेंड है ना, उसके अंदर जितने भी लिगेंड होते हैं, जैसे इसमें 4 है तो 4 को उस लिगेंड की ऑक्सीकरण अवस्था से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो X तो मान लिया हमने किसकी निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो कार्बोनिल जो होता है CO उसकी क्या होती है 0, ये उदासीन लिगेंड है। कितने हैं टोटल 4 है, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। और इधर क्या है कोई भी चार्ज नहीं है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। कोई भी चार्ज नहीं है तो इधर 0 आएगा। तो X की वैल्यू कितनी आ गई 0। Ni की ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो गई यहाँ पर 0। अगर इसकी हम हाइब्रिडाइजेशन की और शेप की बात करें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp3 होता है, टेट्राहाइड्रल इसकी ज्योमेट्री होती है। सही है, उसके बाद में देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, उभयदंती लिगेंड को परिभाषित कीजिए। तो ये भी आपका किससे है ऑब्सेशन यौगिक से। देखो इससे 2 क्वेश्चन आए थे, तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी वे लिगेंड जिनमें 2 दाता परमाणु होते हैं परंतु एक समय में केवल एक ही दाता परमाणु लिगेंड का कार्य करे, यानी कि एक ही दाता परमाणु कार्य करे। कहने का मतलब 2 परमाणु हैं आपके दाता के रूप में, लेकिन एक समय में केवल एक ही परमाणु, यहाँ पर लिख सकते हैं एक ही परमाणु दाता परमाणु का कार्य करे, उभय दंतुक लिगेंड कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए CN- है ना, CN में कार्बन और नाइट्रोजन दोनों ही परमाणु आपके क्या कर सकते हैं दाता परमाणु की तरह कार्य कर सकते हैं। अगर आपका कार्बन अगर दाता परमाणु है तो उसको हम बोलते हैं साइनो, है ना, और अगर नाइट्रोजन आपका दाता परमाणु है तो उसको बोलेंगे हम आइसोसाइनो। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा बुर्ज अपक्रिया का समीकरण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 था बुर्ज अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो बुर्ज अपक्रिया काफ़ी फेमस है, 1-2 साल में एग्जाम में पूछी जाती है। बुर्ज अपक्रिया आपके एल्केल हैलाइड से एल्केन बनाने के काम में आती है। ठीक है, तो इसमें हमें 2 एल्केल हैलाइड चाहिए RX, और सोडियम के प्रेजेंस में, सोडियम की उपस्थिति में, शुष्क ईथर विलायक की उपस्थिति में होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं RX + 2Na और RX। 2 ही RX है और 2 ही आपके क्या है सोडियम। तो यहाँ से आपका Na और हेलोजन जो भी है आपकी वो क्या बनाएंगी NaX बनाएंगी, और ये दोनों एल्केल जो आपके ग्रुप हैं वो जुड़कर क्या बनाएंगे आपके उच्चतर एल्केन बनाएंगे, एल्केल
हैलाइड से। तो जो एल्केन बनेगी उसके अंदर कार्बन की संख्या आपके एल्केन हैलाइड से ज़्यादा होगी। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका सक्सिनिक अम्ल का IUPAC नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9, सक्सिनिक अम्ल का IUPAC नाम लिखिए। तो बहुत ही इजी पेपर आया था इस बार, है ना। 1 नंबर के क्वेश्चन बहुत इजी थे। CH3 सॉरी ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, COH CH2 CH2 COH, इसको हम बोलते हैं सक्सेनिक अम्ल। इसका IUPAC नाम बात करें तो देखो 4 कार्बन है टोटल, 1 2 3 4। आपका जो COH वाला कार्बन होता है उसको हम काउंट करते हैं आपके वर्ड रूट के अंदर, है ना। तो इसको अपन मेन चेन के अंदर कार्बन को काउंट करेंगे तो टोटल 4 कार्बन हो गए, 1 2 3 4। काउंटिंग कहीं से भी कर लो, कोई फ़र्क नहीं है। तो देखो कितने हो जाएंगे, ये ब्यूटेन, इस वजह से हमने ब्यूटेन लिया। अब इसका जो आपका क्या होता है अनुलग्न होता है वो क्या यूज करते हैं हम, OH। अब क्योंकि ये 2 हैं आपके, इसलिए हमने क्या लिखा, ब्यूटेन डाइओइक अम्ल। तो सक्सेनिक अम्ल का IUPAC नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन डाइओइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था एथिल आइसोसाइनाइड का रासायनिक सूत्र लिखिए। एथिल आइसोथायोसाइनेट। देखो जिसने गलत पढ़ा होगा वो इस क्वेश्चन को जरूर गलत करके आया होगा, क्योंकि जल्दीबाजी में हम क्या है सही से नहीं पढ़ पाते। ये है आइसोथायोसाइनेट। अगर आइसोसाइनेट पढ़ लिया तो आप क्वेश्चन को गलत करके आओगे, तो इसमें गलती होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा थे। आइसोथायोसाइनेट का फॉर्मूला होगा आपका, देखो एथिल आइसोसाइनेट था, CH3 CH2 तो एथिल हो गया, है ना। आइसोसाइनेट होता तो यहाँ पर सल्फर की जगह क्या था, ऑक्सीजन, NCO। तो यहाँ पे क्या आएगा फिलहाल तो N11C11S, इसको बोलेंगे हम आइसोथायोसाइनेट। सही है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका अमीनो एसिड से, वो पूछा है हमसे उस अमीनो एसिड का नाम लिखिए जो प्रकाशिक रूप से अक्रिय होता है। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये, है ना। और उसकी बात करें तो वो होता है आपका ग्लाइसिन। देखो ग्लाइसिन के अंदर क्या होता है, NH2 CH2 और COH। तो ये जो कार्बन है आपका उसके पास क्या है, 2 हाइड्रोजन है इस तरह से सेम। अब अगर आपका क्रेल कार्बन होना है तो उसकी चारों वैलेंसी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट। लेकिन इस वाले कार्बन पर 2 हाइड्रोजन सेम है आपकी, ये क्या हो गया आपका एक्रिल हो गया। अगर क्रेल नहीं है तो ये क्या होगा, प्रकाशिक असक्रिय होगा, ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका जो आपकी डेक्रोन होती है बहुलक टेरिलीन जिसको हम बोलते हैं, उसकी हमसे पूछिए एकलक इकाइयाँ। डेक्रोन बहुलक की एकलक इकाइयाँ लिखिए, इसकी मोनोमर यूनिट लिखिए। तो डेक्रोन की जो मोनोमर यूनिट होती है वो होती है आपकी टरथैलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकोल। टरथैलिक एसिड का फॉर्मूला आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते हैं, ये होता है टरथैलिक अम्ल, और एथिलीन ग्लाइकोल होता है CH2, एक OH इस पर और एक OH इस पर, ठीक है। तो अगर आप नाम भी लिख के आओगे केवल तो भी आपको नंबर मिलेंगे पूरे, लेकिन मैंने इनका यहाँ स्ट्रक्चर बताई है, वैसे नाम से भी काम चल जाएगा, है ना। जैसे इसमें भी ग्लाइसिन लिखा था अपने तो नाम से काम चल जाएगा, ये मैंने समझाने के लिए बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 13, इस सेक्शन A का लास्ट क्वेश्चन है, वो है आपका प्रकाशिक समवायता की परिभाषा लिखिए। सबसे लास्ट चैप्टर है हमारा इस IBSC बोर्ड के अंदर, ठीक है। तो प्रकाशिक समवायता क्या होती है, प्रकाशिक समवायता हम अच्छे से जानते हैं कि वे यौगिक जिनके अनुसूत्र और संरचना सूत्र कैसे होते हैं, समान होते हैं, परंतु ये समतल ध्रुवित प्रकाश जिसको हम PPL बोलते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट में भिन्न भिन्न ध्रुवणकता प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे तो ये परस्पर क्या कहलाते हैं, प्रकाशिक समवायवी। हम 2 या 2 से अधिक आपके यौगिकों की बात कर रहे हैं, अगर वे प्लेन पोलराइज लाइट यानी कि समतल ध्रुवित प्रकाश में अलग अलग ध्रुवणकता प्रदर्शित करते हैं तो वे क्या कहलाते हैं, आपस में प्रकाशिक समवायवित कहलाते हैं, तथा इनका यह गुण प्रकाशिक समवायविता कहलाता है, ठीक है। तो ये थी आपकी सेक्शन A की बात। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं सेक्शन A के अंदर, है ना। और इस वीडियो के अंदर हमने केवल क्या देखे हैं, आपके सेक्शन A के क्वेश्चन देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके आगे के क्वेश्चनों को देखेंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और केमिस्ट्री से रिलेटेड अच्छी वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।